हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर के बारे में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि जब भी आप डीएनए के स्ट्रक्चर देखते हो तो आपको उसके स्ट्रक्चर में ऐसे 5 डैश एंड और 3 डैश एंड देखने को मिलते हैं। तो ये रियल में होते क्या हैं? तो सबसे पहले तो मैंने आपको बोला कि डीएनए में आपको ये एंड देखने को मिलते हैं। डीएनए होता क्या है? हर लिविंग की सेल में एक जेनेटिक मटेरियल होता है। मोस्टली लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए होता है, और कुछ वायरसेस में ये जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए भी हो सकता है। डीएनए का फुल फॉर्म की अगर मैं बात करूं तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये दोनों ही न्यूक्लिक एसिड के दो टाइप हैं। इसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि डीएनए जो है वो बना कैसे होता है। देखो, सेल में जेनेटिक मटेरियल चाहे डीएनए हो और चाहे आरएनए हो, इनकी बेटा अगर मैं बेसिक स्ट्रक्चर की बात करूं तो डीएनए और आरएनए जो है वो दोनों ही न्यूक्लियोटाइड जो है उनके सीक्वेंस से मिलकर के बने होते हैं। अभी न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? तो जो न्यूक्लियोटाइड हैं वो तीन पार्ट, मतलब एक न्यूक्लियोटाइड जो है वो मेनली तीन पार्ट से मिलकर के बना होता है। ये चीज़ें मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। देखो, न्यूक्लियोटाइड जो है उसमें सेंटर में पेंटोस शुगर होगी। एक्चुअली 5 कार्बन की ये एक चेन होती है, और जब ये चेन जो है वो एक रिंग में कन्वर्ट होती है तो इस तरीके से कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, और इसी कार्बन नंबर 4 से अटैच होता हुआ कार्बन नंबर 5 प्रेजेंट होता है। ये तो है पेंटोस शुगर। ये जो पेंटोस शुगर है इसके कार्बन नंबर 1 पे जुड़ी होती है नाइट्रोजन बेस, और बॉन्ड बनाती है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और ये जो कार्बन नंबर 5 है इस पे जुड़ा होता है फॉस्फोरिक एसिड, और यहाँ पे जो बॉन्ड है वो बनता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो एक न्यूक्लियोटाइड है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड में सेंटर में होगी पेंटोस शुगर, कार्बन नंबर 1 से जुड़ी होगी नाइट्रोजनस बेस, और कार्बन नंबर 5 से जुड़ा होगा फॉस्फोरिक एसिड। बॉन्ड मैंने बता दिया। अब क्वेश्चन ये उठता है कि नाइट्रोजनस बेस क्या होती है। नाइट्रोजनस बेस जो है वो दो टाइप की होती है, या तो प्यूरिन होती है या फिर पिरिमिडिन होती है। क्या डिफरेंस है? प्यूरिन और पिरिमिडिन के स्ट्रक्चर को अगर मैं बात करूं तो प्यूरिन जो है वो 9 कार्बन रिंग है, इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है प्यूरिन की, और पिरिमिडिन जो है वो 6 कार्बन रिंग है। प्यूरिन में कार्बन नंबर 1, 3, 7, 9 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, और पिरिमिडिन में कार्बन नंबर 1 और 3 पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। प्यूरिन में आता है एडेनिन और गुआनिन, और जो पिरामिडिन है उसमें आता है, एक तो आता है साइटोसिन, एक आता है थाइमिडिन, और एक आता है इसमें यूरेसिल। अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो प्यूरिन तो दोनों में सेम होगा, डीएनए में भी और आरएनए में, दोनों में ही एडेनिन और गुआनिन होता है। लेकिन पिरामिडिन में डिफरेंस होता है। पिरामिडिन में एक साइटोसिन जो है वो तो डीएनए और आरएनए दोनों में सिमिलर होगा, लेकिन अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें यूरेसिल होगा, और अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो उसमें थाइमिन होगा। ये डिफरेंस है। मतलब अगर डीएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इस नाइट्रोजनस बेस की जगह क्या क्या आ सकता है? एडेनिन आ सकता है, गुआनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, और थाइमिन आ सकता है। और अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो इस नाइट्रोजनस बेस की जगह एडेनिन आ सकता है, गुआनिन आ सकता है, साइटोसिन आ सकता है, और यूरेसिल आ सकता है। तो डीएनए और आरएनए में क्या डिफरेंस हो गया? डीएनए में थाइमिन प्रेजेंट है पिरामिडिन में, और जो आरएनए जेनेटिक मटेरियल है उसमें यूरेसिल प्रेजेंट है। एक तो ये डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस क्या है? जो डीएनए होता है उसकी ये जो पेंटोस शुगर की जो साइकिल है इसके कार्बन नंबर 2 पर उसमें नॉर्मली OH ग्रुप प्रेजेंट होता है, लेकिन डीएनए में इस ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाता है, सिर्फ यहाँ पर H ग्रुप प्रेजेंट है डीएनए में। इसीलिए डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब है तो राइबो न्यूक्लिक एसिड जैसा है, आरएनए जैसा ही, लेकिन कुछ डिफरेंस है। अब अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल होगा तो उसकी इस पेंटोस शुगर में कार्बन नंबर 2 पर क्या प्रेजेंट होगा? OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो आपको ये बेसिक आइडिया हो गया एक न्यूक्लियोटाइड का। एक बात और मैं आपको बता देती हूँ, प्यूरिन में अगर एडेनिन इस साइड प्रेजेंट है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो सामने क्या प्रेजेंट होगा? थाइमिन प्रेजेंट होगा यहाँ पे।
ठीक है। अगर यहाँ थाइमिन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन प्रेजेंट होगा। अगर साइटोसिन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री ग्वेनिन प्रेजेंट होगा, और अगर ग्वेनिन प्रेजेंट है तो कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन। ये फिक्स है, ये आपको एज इट इज याद करना है। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमिन। डीएनए जेनेटिक मटेरियल की बात कर रही हूँ मैं। एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है थाइमिन, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है एडेनिन, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है ग्वेनिन, और ग्वेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री होता है साइटोसिन। एडेनिन और थाइमिन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, इसमें 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ऐसे ही थाइमिन और एडेनिन के बीच में भी 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, ये तो एक दूसरे कॉम्प्लीमेंट्री हो गए ना। और साइटोसिन और ग्वेनिन के बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं वो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये फिक्स है, ये कहानी आपको एज इट इज याद करनी है। सबसे पहले तो आपको ये याद करना है कि एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या आता है। सेंटर में पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 1 पे नाइट्रोजनस बेस जुड़ी होगी, जिस जो बॉन्ड बनाएगी एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्वेश्चन ये आए कि नाइट्रोजनस बेस क्या होती है, तो नाइट्रोजनस बेस 2 टाइप की हो सकती है, प्यूरिन और पिरिमिडिन। ये जो है प्यूरिन जो है वो डबल रिंग स्ट्रक्चर है, और पिरिमिडिन जो है वो सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। लेकिन इनकी जो रिंग है वो हेटेरोसाइक्लिक है, मतलब सिर्फ कार्बन प्रेजेंट नहीं है, इसके अलावा इसमें और एलिमेंट भी प्रेजेंट है। जैसे कि मैंने बताया कि प्यूरिन में कार्बन नंबर 1 3 7 9 पर नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है, पिरिमिडिन में कार्बन नंबर 1 और 3 पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है। जो प्यूरिन होती है वो एडेनिन और ग्वानिन 2 टाइप की होती है, और जो पिरिमिडिन है वो साइटोसिन, थाइमिन और यूरेसिल 3 टाइप की होती है। अगर डीएनए और आरएनए दोनों में से कोई भी जेनेटिक मटेरियल है तो प्यूरिन दोनों में सिमिलर होगी, डीएनए और आरएनए में। लेकिन अगर डीएनए होगा तो क्या होगा, साइटोसिन और थाइमिन हो जाएगा, और अगर आरएनए जेनेटिक मटेरियल है तो साइटोसिन और यूरेसिल हो जाएगा। और उसके बाद में आपको ये याद करना है कि एडेनिन का कॉम्प्लीमेंट्री थाइमिन होता है, थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री एडेनिन होता है, साइटोसिन का कॉम्प्लीमेंट्री ग्वानिन होता है, ग्वानिन का कॉम्प्लीमेंट्री साइटोसिन होता है। एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, और साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो ये मैंने बेसिक आइडिया आपको दे दिया। अब ये पेंटोस शुगर का जो कार्बन नंबर 5 है, इससे जुड़ा होता है फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, और बॉन्ड बनाता है फॉस्फो ईस्टर बॉन्ड। अब मैंने आपको क्वेश्चन स्टार्टिंग में जो पूछा था 5 डेज एंड और 3 डेज एंड, ये क्या होता है, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि डीएनए जो है वो अपनी सेल में डबल स्ट्रैंडेड होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब होता है एक स्ट्रैंड ये और एक स्ट्रैंड ये, ठीक है। और हम ये भी देखते हैं कि एक स्ट्रैंड पे 5 डेज एंड 3 डेज एंड ऐसे है, तो दूसरे पे इस तरीके से प्रेजेंट होगा। एक्चुअली क्या होता है कि मान लो ये एक पेंटोस शुगर है, पेंटोस शुगर पे यहाँ पे एडेनिन प्रेजेंट हो गया कार्बन नंबर 1 पे, और इस पेंटोस शुगर के कार्बन नंबर 5 पे जो है वो प्रेजेंट हो गया फॉस्फेट ग्रुप, ठीक है। अब यहाँ पे ये 5 जो है ना वो कार्बन नंबर 5 है इस पेंटोस शुगर का। इस तरीके से एक न्यूक्लियोटाइड हो गया। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड इससे कैसे ऐड होगा, तो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो है वो मान लो ये प्रेजेंट है, ये पेंटोस शुगर हो गया। यहाँ पे मान लो ये थाइमिन जो है वो क्या प्रेजेंट होगी, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होगी। इसके कार्बन नंबर 5 से क्या प्रेजेंट हो गया, ये फॉस्फेट ग्रुप ऐड हो गया। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड का कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फोरिक एसिड जुड़ा है उसके बीच में, और इससे पहले का जो न्यूक्लियोटाइड है उसके कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 3 हो गया, यहाँ पे जो OH ग्रुप है इसके बीच में बॉन्ड बनता है। और इस तरीके से जा करके ये क्या होते हैं, जो 2 न्यूक्लियोटाइड हैं वो आपस में अटैच होते हैं। अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फिर कैसे ऐड हो जाएगा, ये मान लो यहाँ पे साइटोसिन प्रेजेंट है, ठीक है, और ये कार्बन नंबर 5 पे यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट है, तो इस न्यूक्लियोटाइड का ये कार्बन नंबर 3 हो गया और ये फॉस्फेट, इनके बीच में बॉन्ड बनेगा यहाँ पे भी सेम कहानी होगी। जब बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा, यहाँ पर भी वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो जाएगा और ये बॉन्ड बन जाएगा। इस तरीके से क्या बनता जाता है, एक चेन बनती जाती है न्यूक्लियोटाइड की। अब देखो ये जो न्यूक्लियोटाइड है इसके ऊपर अगर हम किसी न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना चाहें तो यहाँ पर कहाँ पर ऐड होगी, इस फॉस्फेट का, इस फॉस्फोरिक एसिड का जो OH ग्रुप है वो फ्री है, मतलब कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो बॉन्ड बनाता है। तो ये 5 डैश एंड इस बात को दिखाता है कि यहाँ पर इस एंड पे 5 डैश एंड 5 जो कार्बन है उसका फॉस्फोरिक एसिड फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। तो ये 5 डैश एंड का मतलब है। अब यहाँ पे अगर इस न्यूक्लियोटाइड से अगर हमें नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ना है तो कहाँ पर ऐड होगा, इस न्यूक्लियोटाइड का जो कार्बन नंबर 3 पे जो OH ग्रुप है वो फ्री है, और वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड के साथ में क्या बना सकता है, बॉन्ड बना सकता है। ये जो 5 डैश एंड है
और 3 एंड का मतलब है कि 5 का मतलब तो ये मतलब है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है, कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। और 3 एंड का मतलब ये है कि यहाँ पर कार्बन नंबर 3 जो है वो फ्री है बॉन्ड बनाने के लिए। ठीक है, लेकिन दूसरे में रिवर्स कैसे होता है? देखो बेटा, ये जो बीच में नाइट्रोजनस बेस है ना, वो बनाती है सीढ़ियाँ। ठीक है, तो अगर हम दूसरा स्ट्रैंड भी ऐसे रखें, कैसे रखें? सेंटर में पेंटोज शुगर हो जाए, फिर उस पे नाइट्रोजनस बेस हो जाए, और फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फॉस्फोरिक एसिड। बन तो सकता है ऐसे, लेकिन ये नाइट्रोजनस बेस जो है वो क्या हो जाएंगी? बाहर हो जाएंगी। अभी मैंने आपको समझाया कि एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती है, तो अगर ये पास पास आएंगी तो इनके बीच में क्या बन जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा, जिससे क्या होगी? डबल स्ट्रैंडेड डीएनए की जो स्टेबिलिटी है वो और ज्यादा होगी। ठीक है, तो जो डीएनए का जो दूसरा स्ट्रैंड होता है ना, वो इस तरीके से प्रेजेंट होगा। कैसे प्रेजेंट होगा? जैसे कि यहाँ पे साइटोसिन है, और साइटोसिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री होता है वो ग्वेनिन होता है, और ये ग्वेनिन कहाँ प्रेजेंट होगा? कार्बन नंबर 1 पर प्रेजेंट होगा। इस तरीके से जो है वो स्ट्रक्चर होगी। ठीक है, फिर यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे जो है वो फॉस्फेट ग्रुप क्या हो जाएगा? फ्री हो जाएगा। समझ में आ गया? तो यहाँ पे ये कार्बन नंबर 1 हो गया, ये 2 हो गया, और ये 3 हो गया। नेक्स्ट जो है वो थाइमिन है, तो थाइमिन का कॉम्प्लीमेंट्री जो है वो क्या हो जाएगा? एडेनिन हो जाएगा। और अभी मैंने समझाया कि एडेनिन और थाइमिन के बीच में 2 बॉन्ड बनते हैं। तो इस तरीके से ये कहानी, ये कार्बन नंबर 1 होगा, ये जो है कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 3, ये 4 हो जाएगा, और इस तरीके से। और यहाँ पर ये जो है वो फॉस्फेट ग्रुप, अब ये फॉस्फेट ग्रुप और ये कार्बन नंबर 3, इनके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन जाएगा। समझ में आया? और फिर यहाँ पे एडेनिन का जो कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? थाइमिन हो जाएगा। थाइमिन जो है वो कार्बन नंबर 1, ये 2, ये 3, ये इस तरीके से स्ट्रक्चर। और यहाँ पे कार्बन नंबर 5 पे क्या प्रेजेंट है? फॉस्फेट ग्रुप। तो ये फॉस्फेट ग्रुप और इसका कार्बन नंबर 3, इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड बन। तो यहाँ पे तो इस साइड तो 5, जो कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप है वो फ्री है, इसलिए 5 एसेंड है। तो यहाँ पे जो है वो कार्बन नंबर 3 जो है वो नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने के लिए फ्री है, तो इसको क्या बोलेंगे? 3 एसेंड। और ये जो है वो क्या हो गया? कार्बन नंबर 5 पे जो फॉस्फेट ग्रुप फ्री है वो बॉन्ड बनाने के लिए फ्री अवेलेबल है, तो इसलिए इसको बोलेंगे 5 एसेंड। तो ये होता है डीएनए की स्ट्रक्चर। इसी तरीके से आरएनए की स्ट्रक्चर होती है। अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए है तो उसमें भी सेम कहानी होगी, बस थाइमिन की जगह वहां पे क्या आ जाएगा? यूरिसिल आ जाएगा। ठीक है, और सेम कहानी रहेगी। कार्बन नंबर 2 पे OH ग्रुप प्रेजेंट रहेगा। आरएनए जो है वो स्टेबल नहीं रह पाता, वो बहुत जल्दी अपने आप में म्यूटेशन कर लेता है, इसलिए नेचर जो है वो मैक्सिमम लिविंग ऑर्गेनिज्म में डीएनए जेनेटिक मटेरियल को प्रेफरेंस देती है। अब ये तो मैंने एक बेसिक आइडिया आपको दे दिया कि डीएनए में 5 एंड 3 एंड क्या होता है। अब किसी भी सेल में जो जेनेटिक मटेरियल है वो कैसे अरेंज होता है ये हम यहाँ पर समझेंगे। तो डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वो 1953 में 2 साइंटिस्ट हुए थे, वॉटसन एंड क्रिक। उन्होंने ये मॉडल दिया था। इसमें उन्होंने ये बताया था डीएनए के ये जो 2 स्ट्रैंड होते हैं ये एक दूसरे के एंटी पैरेलल होते हैं। मतलब एक अगर 5 एंड है, 3 एंड, तो दूसरा जो है वो 3 एंड से 5 एंड। अभी क्या रीजन है मैंने आपको समझा दिया। उन्होंने ये भी बताया कि दो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है? 0.34 नैनोमीटर होती है। अच्छा, एक टर्म और अपन पढ़ते हैं कि बेस पेयर क्या होता है। तो बेस पेयर को अगर मैं आपको समझाऊं तो यहाँ पे एनसीईआरटी में क्लियरली समझा रखा है। यहाँ पर देखिए आप कि बेस पेयर क्या होगा। न्यूक्लियोटाइड और ए पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड रेफर टू एज बेस पेयर। अभी मैंने आपको बताया ना कि बेस क्या है? नाइट्रोजनस बेस है। तो एक तरफ अगर एडेनिन है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो गया? थाइमिन हो गया, बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये क्या हो गई बेटा? एक बेस पेयर हो गई। सिंगल स्टैंडर्ड जेनेटिक मटेरियल होगा वहां पर कभी भी बेस पेयर नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि वहां पर इस तरीके से बस एक ही सीक्वेंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे एडेनिन हो गई, यहाँ पे फॉस्फेट ग्रुप हो गया कार्बन नंबर 5 पे। ठीक है, तो इससे सारी चीजें जो है वो ऐसे अटैच होती जाएंगी। समझ में आया? इस तरीके से कार्बन नंबर 5 पे फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे इसका कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुआ ना, तो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होगा तो वहाँ पे बेस पेयर नहीं होगी, वहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियोटाइड होगा। समझ में आया? अगर किसी लिविंग में जेनेटिक मटेरियल सिंगल स्ट्रैंडेड है तो वहाँ पे बेस पेयर टर्म का यूज नहीं कर सकते आप। बेस पेयर का मतलब ये है कि अगर एक स्ट्रैंड ये है तो दूसरा स्ट्रैंड इसका कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए, तभी जाकर के बेस पेयर बन पाएगा।
अब हमारी जो सेल है उसमें अगर हम जेनेटिक मटेरियल की बात करें तो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर प्रेजेंट है। ये कंटेंट है हैप्लोइड का। हमारी हर सेल में जेनेटिक मटेरियल इतना होता है कि 46 क्रोमोसोम बन सके। मतलब कितना प्रेजेंट हो गया, अगर हम इसको डबल करें तो 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर हो गया। अब इतने जेनेटिक मटेरियल को 1 माइक्रोमीटर, सेल का न्यूक्लियस जो होता है उसका साइज इतना होता है, उसमें कैसे अरेंज करेंगे? तो इसको अरेंज करने के लिए एक प्रोसीजर होता है। क्या प्रोसीजर होता है? हमारी जो सेल है और उसका जो न्यूक्लियस है उसमें जेनेटिक मटेरियल को अरेंज करने के लिए कुछ स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, जिनको हम बोलते हैं हिस्टोन प्रोटीन। आप ऐसे मानो कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, तो इसको इस तरीके से सेट किया गया है नेचर के द्वारा कि यहाँ पर ऐसे सेंटर में ऐसी बोल जैसी स्ट्रक्चर होती है जो हिस्टोन प्रोटीन मिलकर के बनाते हैं। इसके चारों तरफ ये डीएनए का थ्रेड जो है वो अरेंज होता है। कैसे अरेंज होता है? तो इस तरीके से हिस्टोन प्रोटीन की ये 4 बोल आगे दिख रही है, जस्ट इसके 4 बोल पीछे हैं। इस तरीके से हिस्टोन का ऑक्टामर बन रहा है, प्रोटीन है ये। और इस प्रोटीन के चारों तरफ डीएनए जो है वो 1/3/4, मतलब एक तो राउंड पूरा और दूसरा राउंड जो है वो 3/4 जो है वो अरेंज होता है। फिर नेक्स्ट, फिर नीचे इस तरीके की फिर बोल मिलेंगी, फिर ये जेनेटिक मटेरियल का थ्रेड फिर उनके चारों तरफ ऐसे जो है लिपटा हुआ रहेगा। और अब ये थ्रेड जो है ये टूटे ना, तो इसको जोड़ने के लिए H1 प्रोटीन जो है वो H1 प्रोटीन जो है वो प्रेजेंट होता है, जिसको लिंकर प्रोटीन बोलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर है ना, अब इसको बोलते हैं बेटा न्यूक्लियोसोम। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोसोम। तो इस एक न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर प्रेजेंट। तो इस तरीके से जेनेटिक मटेरियल जो है उसकी पैकेजिंग देखने को मिलती है।